हेलो फ्रेंड्स, आज हम 29 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स का विश्लेषण करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें हम आज ये 13 टॉपिक्स को कवर करेंगे जो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में टॉपिक्स दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कपिल मित्तल है और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इसका बेनिफिट पहुंचाया जा सके। तो पहला टॉपिक जो हम आज करने वाले हैं ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना से रिलेटेड, और यहाँ पे ये नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत आता है और इसने अपने 6 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और इसमें जो है हमारे 6 पिलर्स हैं। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा स्टार्ट की गई थी, जो इंडिपेंडेंस डे था, और इट वाज लॉन्च्ड ऑन 28 अगस्त। तो ये 28 अगस्त को जो है स्टार्ट की गई थी और 15 अगस्त को केवल ये अनाउंस की गई थी। ठीक है, और ये जो है ये नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इसके तहत आता है, और इसके तहत जो है बेसिकली नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो यहाँ पे ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जो वर्ड यूज है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन ये बहुत महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है यूपीएससी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं, सरकारों का फोकस रहता है कि जो भी हमारे समाज के जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, जो हमारे जो मेन डेवलपमेंट चल रहा है समाज में, तो उससे जो हमारे डेवलपमेंट से पीछे छूट गए हैं, जिनको डेवलपमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको कैसे भी करके क्या है मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और उसका मेन स्ट्रीम में लाए जाने का जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन। कहने का मतलब अगर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, ठीक है, और आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, उनकी बचत स्टार्ट करके। अगर वो लोग जो हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अगर वो कैसे भी करके थोड़ी थोड़ी पूंजी जो है, भले ही 10 रुपये रोज़, 5 रुपये रोज़, 50 रुपये रोज़ अपनी कमाई में से अगर वो जोड़ सकते हैं, जमा कर सकते हैं, तो आगे आने वाले समय में, साल में, 2 साल में उनके पास एक अच्छी अमाउंट जमा हो जाती है। और यहीं से जो है वो उनका उस पैसे को खर्च करके वो कोई असेट्स बना सकते हैं, और उन असेट्स जैसे किसी ने रिक्शा ख़रीद लिया या कोई रेहड़ी बना ली, और उसके माध्यम से वो जो है मेन स्ट्रीम में उनकी कमाई के साधन जब डेवलप हो जाएंगे तो वो कमा सकते हैं। तो यहाँ से जो है हमारे यही फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि पिछड़े हुए लोगों को जो है यहाँ पे देखिए बैंकिंग के माध्यम से, बचत और जमा खातों के माध्यम से प्रेषण और क्रेडिट। तो यहाँ पे जो जनधन अकाउंट है इसमें क्रेडिट भी मिलता है, 10,000 तक की क्रेडिट की यहाँ पे गारंटी मिलती है। और यहाँ साथ में जो है जब ये स्टार्ट किए गए थे तो इसके साथ बीमा भी दिया गया था सरकार द्वारा, और तो इस तरीके से ये बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है और इसको कंप्लीट 6 वर्ष हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे प्रधानमंत्री जन धन योजना के विषय में बात करें तो ये जो है इसके 6 पिलर्स हैं जो इसके स्तंभ हम बोल सकते हैं। पहला है यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। तो जितने भी हमारे समाज के तबके में लोग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, तो सभी पहला जो इसका टारगेट था वो ये था कि सभी परिवारों का कम से कम एक बैंक अकाउंट हो। ठीक है, तो ये परिवार के लेवल पे था इनिशियली, लेकिन अभी जो सरकार का आगे जाके जो टारगेट है वो इसको परिवार से प्रति व्यक्ति तक ले जाने का है। ठीक है, जब स्टार्ट किया गया था तब परिवार के लेवल पे इंक्लूजन का उन्होंने लक्ष्य रखा था। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज ब्रांच एंड बीसी क्या होता है, ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। बहुत सारे जैसे हमारा कोई रूरल तबका होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की ब्रांच खोलना जो है वो फाइनेंशियली वाइबल नहीं होता। तो क्योंकि कोई भी ब्रांच खोलने के लिए वहाँ बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, एक बिल्डिंग भी चाहिएगी और उसमें तैनात करने के लिए कुछ ऑफिसर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और ये सब पे बहुत खर्चा होता है। जबकि हम बात करें वहाँ पे अगर कार्य जो होगा तो कार्य जो है वो बहुत कम होता है। तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे एक बीच का रास्ता निकाला गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो वहाँ आसपास के 10-20, जैसे कोई एक छोटा उसके आसपास बीच में कोई टाउन होगा तो वहाँ पे अगर कोई बैंक है तो उस बैंक से कुछ बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स को लिंक कर दिया जाएगा, और वो अपनी साइकिल पर या जैसे भी वो
गांव-गांव घूमेंगे और वहाँ पर गांव में जब वो आएंगे तो वहाँ पर लोग उससे संपर्क करके वहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं। कहने का मतलब उसको देकर पैसे जमा कर सकते हैं अपने अकाउंट में और उनसे ऑन द स्पॉट जो है पैसे ले सकते हैं। तो ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंट है। और यहाँ दूसरा जो पिलर है, बेसिक सेविंग अकाउंट्स विद द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 टू एवरी हाउस होल्ड। तो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं इसके तहत तो यहाँ पर उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बेसिकली क्या होता है कि आपके अकाउंट में माना 2,000 रुपये हैं और आपको पेमेंट करना है 10,000 रुपये का, ठीक है। तो आप जो है उस 2,000 के बैलेंस से भी आप 10,000 का पेमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब आप 8,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट बैंक से फैसिलिटी ले सकते हैं। तो बैंक आपके अकाउंट में 2,000 होने के बावजूद भी आपके 10,000 का पेमेंट कर देगी। स्टार्टिंग में ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो थी वो 5,000 की थी, जिसे बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। और यहाँ पर ये जो 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो कहीं ये पैसा डूब ना जाए, इसीलिए सरकार ने इसका इंश्योरेंस किया है और इसके लिए एक फाइनेंशियल पूल बनाया है और बैंकों को गारंटी दी है, क्रेडिट गारंटी की, कि भाई अगर यहाँ से आपका पैसा जो है वो उधार वाला डूबता है तो हम जो है यहाँ जो ये हम बैंकिंग गारंटी का ये पूल बना रहे हैं तो इसमें से आप पैसा ले सकते हो। तीसरा पिलर है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। तो ये कहता है कि प्रमोटिंग सेविंग्स। तो यहाँ पे आप छोटी छोटी लघु बचत कीजिए, यूज़ ऑफ ATMs। तो ATMs जो हैं एनी टाइम मशीन, तो यहाँ से आप बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के पैसे निकाल सकते हो, कोई भी अपने खाते को अपडेट कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, बहुत सारा यहाँ पे आप पैसे जमा भी कर सकते हो कुछ मशीनों में। गेटिंग रेडी फॉर क्रेडिट, अवेलिंग इंश्योरेंस एंड पेंशंस। तो इन्हीं के माध्यम से इंश्योरेंस, पेंशंस, बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मोबाइल फ़ोन्स के माध्यम से भी ये इनेबल कर दी गई हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये आधार लिंक्ड है और आजकल जो भी मोबाइल ट्रांजैक्शंस हैं वो भी आधार लिंक्ड हो गई हैं, तो बहुत आसान कर दिया है सरकार ने। और वहीं चौथे अगर पिलर की बात करें, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फ़ंड। तो ये कहता है कि जो अभी हमने डिस्कस किया क्रेडिट गारंटी फ़ंड, कि अगर बैंकों ने इनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है, इन केस किसी ने अगर पे नहीं किया तो यहाँ पे विजय माल्या जैसा बड़ा केस तो नहीं है कि विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, वैसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी गरीब व्यक्ति होगा वो कितना लोन लेगा, 2,000, 5,000, ठीक है। सरकार समझती है कि क्योंकि वो बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे, वो जो है कोई सब्जी की ठेली लगाना चाहता है तो 2,000, 4,000 की सब्जी लेके आएगा, उस पर नहीं है पैसे उधार ले सकता है और उसको बेच के इसमें जमा कर देगा। तो वही बहुत ये माइक्रो फाइनेंस वाला कुछ यहाँ सिस्टम है। इंश्योरेंस की बात करें तो एक्सीडेंट कवर टू अप टू 1 लाख रुपीज़ एंड लाइफ कवर ऑफ 30,000, ठीक है। अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई घटना घटती है तो अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 30,000 रुपये तक उसे मिलेंगे, और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे 1 लाख रुपए तक की अमाउंट राशि जो है उसे मिलेगी। लेकिन ये यहाँ पे ये इंश्योरेंस की फैसिलिटी जो थी वो केवल उन खाता धारकों के लिए है जिन्होंने 15 अगस्त 2014 जब ये स्कीम को लॉन्च किया गया था और उसके बाद 21 जनवरी 2015 तक यहाँ पे अपने खाते खुलवाए हैं, केवल उन्हीं को अवेलेबल है, ठीक है। और इसका पर्पज़ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें एनरोल करें और ये एक तरीके से उनके लिए यहाँ एडिशनल फीचर था। पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो ये इसके महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एक्सटेंड द कॉम्प्रिहेंसिव प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रोग्राम बियॉन्ड 28 अगस्त 2018 विद सम मॉडिफिकेशंस, ठीक है। सरकार का जो टारगेट है हमने अभी डिस्कस किया था, सरकार ये चाहती है कि अभी तक तो हमने इसे एवरी हाउस होल्ड लेवल पे, मतलब एक परिवार के लेवल पे हर परिवार का एक खाता होना चाहिए बैंक में, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, ठीक है। लेकिन अब उसका दायरा हमें बढ़ाना है, उसको प्रति व्यक्ति तक लेके जाना है, एवरी अनबैंक्ड अडल्ट, ठीक है। कोई भी जो वयस्क व्यक्ति है तो उसका हर किसी का एक खाता होना चाहिए, उसकी अपनी एक फाइनेंशियल आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रुपे कार्ड इंश्योरेंस, तो रुपे कार्ड जो है ये सरकार का अपना मतलब भारतीय सरकार का अपना ये ट्रांजैक्शन के लिए अपनी कंपनी है और यहाँ से ये जो है अपने डेबिट कार्ड ये इशू करते हैं। और ये बेसिकली ये भारतीय पेमेंट गेटवे, ठीक है, इंडियन पेमेंट गेटवे है। तो इससे जो है हमारे बेसिकली अभी हम डिस्कस करते हैं इंडियन पेमेंट गेटवे है, ये पेमेंट गेटवे का प्रयोग करता है,
तो इससे क्या होता है कि कोई भी जब डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है तो एक तो बैंक होती है, बैंक जो है अपना आपके बैंक में खाता होता है, और वहीं पे जब आप बैंक ट्रांजैक्शन करने के लिए या तो आपको क्रेडिट कार्ड देती है उधार के लिए, या फिर आपके बैंक में जो पैसे जमा हैं उनको निकालने के लिए आपको डेबिट कार्ड देती है, या फिर कोई एटीएम कार्ड बोलते हैं। तो वो जो बैंक होती है वो केवल आपको फैसिलिटी दे रही है, लेकिन ट्रांजैक्शन करने के लिए एक सिक्योर सिस्टम चाहिए होता है, और वो सिक्योर सिस्टम और सिक्योरिटी जो है, और ये बैंक और आपके एटीएम के बीच में जो एक सर्वर होता है, तो वो सर्वर और जो सर्विसेज होती हैं वो एक पेमेंट गेटवे, एक सेपरेट कंपनी होती है, वो आपको ये प्रोवाइड करती है। यहाँ पे जैसे पेमेंट गेटवे की हम बात करें तो जैसे हमारे अभी ज़्यादातर हम जो है अभी तक बाहर के यूज़ किया करते थे, जैसे वीज़ा है, मैस्ट्रो है, ठीक है, मास्टर कार्ड है। तो ये सब हमारे विदेशी क्या थे, पेमेंट गेटवे थे, मास्टर कार्ड, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उस पर 10 या 20 रुपए ये चार्ज करते हैं, किससे, बैंक से, ठीक है। और बैंक हमको 2 या 3 ट्रांजैक्शन जो है वो महीने में वो फ्री देती है, 2 या 3 तक बैंक हमसे चार्ज नहीं करती है, लेकिन ये कंपनियां चार्ज करती हैं, और ये पैसा जो है सीधा जो है विदेशों में जाता है। तो इसीलिए सरकार ने अपना एक पेमेंट गेटवे चालू किया, जिससे कि हमें हमारा जो भारत का पैसा है वो विदेशों में ना जाए, ठीक है। तो वहीं हम बात करेंगे, यहाँ पे रुपए जो कार्ड है ये लॉन्च किया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज करें, तो इसके लिए सरकार ने इसको एक इंश्योरेंस स्कीम से लिंक कर दिया, ठीक है। तो इस रुपए कार्ड यूज करने के साथ हमको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑन रुपए कार्ड इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। तो यहाँ पे एक्सीडेंट का जो कवर है वो 2 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया, लेकिन ये उनके लिए है जो रुपए कार्ड जो है उन खातों के लिए है जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले हैं, ठीक है। और यहाँ इसकी डेट भी है वो ऐसे कार्ड्स के लिए जो हैं 28 अगस्त 2018 के बाद खुले हैं, ठीक है। एनहांसमेंट इन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को भी बढ़ा दिया गया था, 5,000 से 10,000 रुपये कर दिया गया है। ओवरड्राफ्ट अप टू 2,000 विदाउट कंडीशंस, एंड इंक्रीज इन अपर एज लिमिट फॉर ओवरड्राफ्ट फ्रॉम 60 टू 65। तो अब ये इसका बेनिफिट जो है वो 65 वर्ष की आयु तक ही व्यक्ति ले पाएंगे, पहले 60 वर्ष तक की थी, ठीक है। क्योंकि 60 वर्ष के बाद व्यक्ति रिटायर हो जाता है, या तो काम करने की उसकी क्षमता कम हो जाती है, तो वो पेमेंट कैसे करेगा, एक इशू रहता है। तो यहाँ पे सरकार ने उनकी भी चिंता को ध्यान में रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल, दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो टॉपिक्स हैं इन सब की जो पीडीएफ है, ठीक है, तो ये सेम पीडीएफ हम जो है यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, यहाँ अटैच कर रहे हैं, और आप चाहो तो ये जो भी आर्टिकल्स हमने यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में डाले हैं, यहाँ आपको ये दिख रहे हैं। किसी भी टॉपिक में, जैसे पिछले वाले हम टॉपिक में अगर बात करें तो यहाँ देखेंगे ये पीआईबी, ये जो न्यूज़ है ये पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो सरकार का जो ओरिजिनल मुखपत्र है जहाँ सरकार की ऑथेंटिक न्यूज़ डाली जाती हैं, तो वहाँ से ये लिया गया है, ठीक है। तो अगर आप उस पीडीएफ में इस पर अगर क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ हम लेके आए हैं, तो यहाँ एक लिंक हमने यहाँ पे डाल रखी है जो ओरिजिनल जो न्यूज़ आइटम है। तो आप अगर चाहें इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जाके भी इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, यहाँ पे हमने टॉपिक को समझा दिया है, ये सभी आर्टिकल्स में ये फैसिलिटी हमने डाली है, ठीक है। दूसरा ये है, दूसरा टॉपिक है ये लाइव मिंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैगजीन है, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। बहुत अच्छे आर्टिकल्स कवर करते हैं। ये जो है उड़ान 4, तो उड़ान 4.0 है। ये बेसिकली न्यूज़ क्या है कि सरकार की एक योजना है उड़ान, ठीक है, और उड़ान योजना के तहत इसका जो स्लोगन है वो है उड़े देश का आम नागरिक। बेसिकली क्या होता है, आप जानते हैं कि जो वायु परिवहन है, आप जो एरोप्लेन से यात्रा करते हैं वो बहुत महंगी होती है, ठीक है। और दूसरी एक खामी जो है वो ये है कि जो आप वायुयान से यात्रा करते हो वो बड़े शहरों को ही कनेक्ट करती है, जैसे दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से बेंगलोर, दिल्ली से हैदराबाद, ठीक है। तो ऐसे बड़े शहरों को ही ये जोड़ते हैं। तो यहाँ समस्या ये आती है कि अगर आपको दिल्ली से आगरा जाना है, ठीक है, आपको भोपाल से इंदौर जाना है, ठीक है,
तो आपको अगर वहाँ से सपोज कीजिए आपको वहाँ से आना है, बेंगलोर से भोपाल आना है, तो वहाँ की फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है। वजह क्या है? वहाँ पे बेंगलोर से भोपाल आने वाले कम लोग होते हैं, और कम लोग होते हैं तो देखिए कोई भी एक एरोप्लेन चाहिएगा, उसके लिए उड़ाने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, स्टाफ चाहिए होता है, सैलरी बहुत हाई होती है, बहुत खर्चा होता है। अगर वहाँ पता चलिए कि जो एडवांस बुकिंग हुई उसमें केवल 2 ही यात्री आए, तो ऐसे में क्या होगा, उनसे कितना चार्ज करेंगे? तो यहाँ खर्चा पूरा नहीं हो पाता। इस वजह से ये जो छोटे छोटे जो हमारे हवाई अड्डे हैं उनके बीच में उड़ानें नहीं होती, और होती भी हैं तो वो साप्ताहिक होती हैं और बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। पता चला कैंसिल हो गई, ठीक है। तो ऐसे में सरकार ने इस विषय पर ध्यान देते हुए एक योजना चालू की थी, उड़ान योजना। और पर्पज़ ये था कि जितने भी भारत में छोटे छोटे हवाई अड्डे हैं, जहाँ जो इम्पोर्टेंट जो एरियाज़ हैं, जैसे आगरा हुआ या कोई छोटे शहर हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हवाई पट्टियाँ डेवलप की जाएँ। और सरकार का टारगेट था कि कम से कम 100 ऐसे छोटे छोटे हवाई अड्डे डेवलप किए जाएं, या तो वहाँ हैं और या नए डेवलप किए जाएं, और वहाँ पर ये उड़ान फैसिलिटी जो है ये चालू की जाए। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, ये कैसे रन करेगा इस स्कीम के तहत, ठीक है। यहाँ पे सरकार जो है ये बड़े महानगरों के बीच जो फ़्लाइट्स चलती हैं, वायुयान सेवाएं हैं, तो उन पर कुछ सेस लगा देती है। क्या करती है? उन पर जो उनका किराया होता है उसमें एक थोड़ा सा टैक्स लगा देती है, जिसको हम सेस बोलते हैं, ठीक है। और वो जो सेस है वो क्योंकि वहाँ बहुत फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स होते हैं, बहुत सारे यात्री ट्रेवल करते हैं, तो वो जब जुड़ता है तो अच्छी खासी अमाउंट हो जाती है। दूसरी बात, ये जो राज्य सरकारें हैं ये भी कुछ बेनिफिट्स देती हैं, ये भी अपनी तरफ से कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देती हैं। इसके अलावा जो ऑपरेटर्स हैं वो कुछ टैक्सेशन में, अपने चार्जेस में कुछ छूट देते हैं। तो ओवरऑल एक सिनेरियो क्या होता है कि यहाँ जो छोटे शहरों में जो ये हवाई अड्डे हैं, वायुयान की पट्टियाँ हैं, ये थोड़ी यहाँ सस्ता हो जाता है। और ये जो सेस कलेक्ट हुआ, ये पैसा कलेक्ट हुआ, इस पैसे को जो है इन छोटे शहरों को आपस में कनेक्ट करने वाली उड़ानें जो हैं इनको दिया जाता है, ठीक है। और इससे इनके खर्चे की प्रतिपूर्ति की जाती है। और टारगेट ये रखा जाता है, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ 600 किलोमीटर, यहाँ रेंज कितनी रखी गई है कि एक शहर है, ये 2 शहर हैं ए एंड बी, ठीक है, तो इनके बीच दूरी 600 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितना? 600 किलोमीटर तक की दूरी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है केवल ऐसे ही शहरों को इसमें जो है कवर किया जाएगा इस योजना के तहत। अगर दूरी 601 किलोमीटर भी है या ज़्यादा है तो उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये योजना कार्य करती है और इससे सभी को बेनिफिट हो रहा है। तो यही हम इसमें जो है लगातार सरकार जो है समय समय पे इसे रिव्यू करती रहती है। तो उड़ान 4 योजना जो है ये, इसमें 78 न्यू रूट्स का मतलब ये है कि नए हवाई अड्डे नहीं, न्यू रूट्स का मतलब है कि अभी माना ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो अभी तक माना ये इनके बीच में एक कनेक्टिविटी थी, सपोज कि यहाँ एक डी है, डी से सी के बीच कनेक्टिविटी थी, तो ये केवल 4 रूट थे। लेकिन अब मान लेते हैं हमने ये कनेक्टिविटी जो है ये कुछ बढ़ा दी। बढ़ा कैसे दी? हमने जो है डी से ए की भी कनेक्टिविटी बढ़ा दी, डी से बी की भी बढ़ा दी, तो यहाँ पे हमारे पास +2 कनेक्टिविटी हो गई, 4 + 2, पहले 4 थी, 2 और बढ़ा दी। तो इस तरीके से हमने नए रूट यहाँ पे चालू कर दिए। तो वही है, तो यहाँ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है ये जिसे हम उड़ान बोलते हैं, ये क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ठीक है। और इसका जो स्लोगन है, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। ये कौन सी मिनिस्ट्री इसे रन करती है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और आगे चलते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसे देखती है। मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। और ये एयर कनेक्टिविटी को और सस्ती दरों में ये जो है इसे प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। सरकार का प्लान है कि 100 या 100 से ज़्यादा जो हैं ऐसे छोटे टाउन्स को कनेक्ट किया जाए, छोटी सिटीज़ को कनेक्ट किया जाए अगले 5 वर्षों में, ठीक है। और ये योजना कब स्टार्ट की गई थी? ये प्रधानमंत्री मोदी जी की पेट प्रोजेक्ट है, ये उनकी दूरदर्शिता को बताता है। ये इन्होंने वर्ष 2017 में लॉन्च की थी। और देखिए उसमें अगले 3 वर्षों के अंदर ही
4 बार अपडेट आ गए हैं। इसका मतलब ये अच्छे से कार्य कर रही है। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात जो हम यूपीएससी से में एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि यूपीएससी जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछती है, तो यहाँ हम ध्यान देंगे, यहाँ एक टर्म आया है वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है ये अभी हमने बताई थी कि जो प्रोविज़न जो हमने बताया था कि जो किसी भी एयर फेयर जो एयर फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका हम कैसे उसे कम करते हैं, ठीक है, सेस लगाकर या फिर सरकारों द्वारा इंसेंटिव्स के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ वायबिलिटी गैप फंडिंग में कुछ उन्होंने नए एडिशनल चेंजेस भी किए हैं। पहला क्या है, यहाँ जो यान हैं, जो वायुयान जिनको कवर किया जाता था, जिनको हम एक तो हमने यहाँ लिमिट दी कि 600 किलोमीटर की, इसके अलावा दूसरी जो है यहाँ पहले क्या था, कैटेगरी 2/3 एयरक्राफ्ट। कहने का मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट जिनमें 20 से ज़्यादा सीट होती हैं उनको कवर किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो है ऐसे एयरक्राफ्ट जो 1/1 एक एयरक्राफ्ट हैं, तो ये कौन से होते हैं, ये ऐसे एयरक्राफ्ट जिनमें सीटिंग कैपेसिटी 20 से कम होती है, ठीक है, तो उनको भी इसमें कवर किया गया है। तो ये एक एडिशनल चीज़ है। दूसरा, इसमें जो अब हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं, या फिर जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे गुजरात में एक सी फेरी चालू की गई थी, सी प्लेन चालू किया, तो ऐसे करके ये जो वाटर बेस से जो है कहीं से प्लेन उड़ रहा है, तो ऐसे सी प्लेन, ठीक है, इन सब को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और ये 600 किलोमीटर एंड तो पहले जो था केवल 20 सीट से ज़्यादा वाले यानों को इसमें कवर किया जाता था। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कि जो चौथा राउंड है उड़ान का, ये दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया है। और यहाँ स्पेशल फोकस जो है अब वो देखिए, मेनलैंड में तो हमारे मेनलैंड भारत में तो बहुत सारे शहर कनेक्ट हो गए हैं, यहाँ अब थोड़े दूर दराज के जो शहर हैं उनको भी कनेक्ट किया जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, तो पूर्वोत्तर भारत जो है वहाँ के जो शहर हैं, वहाँ जो हमारे देश हैं, तो जो हमारे सिटीज़ हैं उनको यहाँ कवर किया गया है, ठीक है। हिली स्टेट्स हैं, आइलैंड्स हैं, क्लियर। तो ये हमारा यहाँ पे ये टॉपिक लगभग ख़त्म होता है, और बाकी इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ रूट्स की हम बात करें तो गुवाहाटी से तेजू है, तेजू से इम्फाल है, रूपसी से कोलकाता है, यहाँ भोपाल से बिलासपुर है, भोपाल, ठीक है, चंडीगढ़ से हिसार है, देहरादून से हिसार है। तो ये कुछ छोटे छोटे रूट्स हैं, ठीक। अगला टॉपिक जो है हमारा दोस्तों ये पीआईबी से ही लिया गया है, और ये जो है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। तो यहाँ पे जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो है, उसकी स्वर्ण जयंती मतलब 50 वर्ष इसे पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो 28 अगस्त 2020 को इसका लोगो दे रखा है ये। और ये कब लॉन्च हुआ था, ये ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये 28 अगस्त 1970 को ये स्थापना हुई थी इसकी। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक रेजोल्यूशन के तहत ये बना था, ठीक है। इसमें 2 डिवीजन्स थी, तो अब जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है डिवीज़न कितनी है, और ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, यह पुलिसिंग में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, पुलिस समस्याओं में त्वरित और व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, पुलिस द्वारा विधि और तकनीकों में विज्ञान प्रौद्योगिकी को लागू करने के और इसे बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन 1973 द ट्रेनिंग डिवीज़न वाज एडेड। इसमें हमने देखा पहले केवल 2 क्या थी डिवीज़न थी, अब जो है तीसरी डिवीज़न ऐड कर दी गई, और ये जो है गोर कमेटी ऑन पुलिस ट्रेनिंग जो है इसकी रिकमेंडेशंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, इनको हम पढ़ लेंगे थोड़ा आगे यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा और यहाँ ये क्वेश्चन जो है यहाँ देखेंगे, ये यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछती रहती है। अब एक नई इकाई की स्थापना के साथ भोपाल में सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग, तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ स्टार्ट किया गया है इसके लिए, और ये कहाँ पे है, सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग, ये भोपाल। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये पूछ लेती है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पुलिस एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये स्टार्ट किए गए हैं। अगला टॉपिक जो है वो है वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, ये पीआईबी से लिया गया है टॉपिक। और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन हैं, ये रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं, और इन्होंने इसको जो है इसे इनॉग्रेट किया, ठीक है।
तो बात करेंगे ये जो उर्दू कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज को वर्ल्ड में 2 संस्थाएं क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। क्या करती हैं? कंट्रोल। ठीक है, एक तो हमारी ये हो गई नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ये इंडिया की है, भारत की है, और ठीक है, और दूसरी जो संस्था है जो इसको कंट्रोल करती है पूरे विश्व में, वो है पाकिस्तान की। ठीक है, तो यहाँ उसका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए केवल 2 संस्थाएं हैं जो उर्दू लैंग्वेज को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, उसके विषय में ध्यान रखती हैं। तो यहाँ जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ प्राइजेस भी अनाउंस किए हैं जो उर्दू के राइटर्स हैं उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। तो वो जो प्राइजेस होंगे, जो पुरस्कार होंगे, वो किन किन लोगों के नाम पे होंगे? तो वो उर्दू साहित्य से जुड़े हुए जो भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि आमिर खुसरो है, मिर्ज़ा गालिब है, अघा हसर है, राम बाबू सक्सेना है, दया शंकर नसीम है, तो ये सबके नाम पर अगले साल से इनके लिटरेरी अवार्ड्स भी उर्दू के चालू किए जाएंगे। ठीक है, अगला जो है यहाँ हम देखेंगे, जो अभी पीछे आया था इसमें नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, तो NCPUL, तो इसके विषय में बात कर लेंगे। क्योंकि यहाँ से भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन UPSC पूछ सकती है। तो हम देखेंगे ये बेसिकली क्या है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत फेवरेट हैं UPSC के। कहने का मतलब ये स्वायत्त निकाय है, कहने का मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये अपना कार्य जो है ये स्वयं करती है और ये अपने डिसीजन स्वयं लेती है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ये HRD, जिसका अभी हमने नाम चेंज कर दिया है, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये रीनेम कर दिया है हमने। क्या कर दिया है? रीनेम। ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री के तहत आता है, जिसके मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और इस कोई भी मिनिस्ट्री जो होती है, तो वो मिनिस्ट्री के अंडर बहुत सारे कार्य होते हैं, तो उन कार्यों को जो है सब डिवाइड किया जाता है। तो वो किन में डिवाइड किया जाता है? किसी मिनिस्ट्री को डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो है ये NCPUL, ये किस डिपार्टमेंट के तहत आता है? तो ये भी UPSC पूछ लेती है इस लेवल पे। तो हमें जो है मिनिस्ट्रीज़ के तहत कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो भी पता होने चाहिए। तो यहाँ देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। ठीक है, तो इसके तहत ये आता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी NCPUL की 1996 में हुई थी। ये नेशनल नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी का मतलब उर्दू के लिए ये सबसे मतलब ये सर्वोच्च संस्था है, जहाँ इसके विषय में हम चर्चा कर सकते हैं, या यहाँ से हम ये फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, नोडल एजेंसी का मतलब ये है। ठीक है, एंड इसका कार्य क्या होता है? उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। ये लोगो है, लोगो से हमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कैसा है। ठीक है, अगला आर्टिकल है DD न्यूज़ से लिया गया है, डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, NCC जो है तो उसका डायरेक्टरेट जनरल। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है यहाँ पे, जो हमारे माननीय रक्षा NCC जो है ये सेना का एक निकाय समझ लीजिए इसे। और जो राष्ट्रीय कैडेट कोर है, स्कूल के दौरान जो है यहाँ पे जो विद्यार्थी जीवन के अंदर स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में यहाँ पे A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट ये दिए जाते हैं। और जो है ये ABC, और ये जो है ये ABC सर्टिफिकेट जो हैं स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में दिए जाते हैं। और पर्पज़ ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो इसमें एनरोल करते हैं, उनको एक सैनिक जीवन में भी थोड़ा सा ट्रेन किया जाए। उनको जो है सैनिक का जीवन कैसा होता है, तो क्योंकि देखिए कभी भी कैसी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो सभी देश करते हैं इस तरीके से, अपने नागरिकों को जो है मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पे ये वॉलंटरी होता है, कोई ज्वाइन करना चाहे नहीं करना चाहे। और यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब एकेडमिक से करते नहीं हैं, और यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे कुछ बेसिक हथियारों को चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और उनको कि सेना में जो दिशा निर्देश होते हैं, उनके क्या सिग्नल्स होते हैं, कोई आपातकालीन परिस्थिति में आपको किस तरीके से बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती हैं। कहने का मतलब आपको एक अनुशासनात्मक जीवन यहाँ सिखाया जाता है। तो यहीं जो है बात करेंगे, तो ये जो है ये रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। तो रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ
ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स को के लिए मोबाइल ट्रेनिंग ऐप लॉन्च किया है। और ये मोबाइल ट्रेनिंग ऐप जो है ये बेसिकली नाम से ही समझ रहे होंगे, तो इन्होंने एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है और इसके माध्यम से ये अकेला प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी डाले जाएंगे, जहाँ पर बच्चे जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और बहुत कुछ यहाँ कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वो ऑल इंडिया रेडियो से लिया गया है और ये जो है ये मानसर वेटलैंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए, ये आपके पेपर में पक्का पूछा जाने की संभावना, ये ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो मानसर वेटलैंड्स क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ ये जो है आपकी रामसर कन्वेंशन के तहत आता है और रामसर कन्वेंशन अभी हम डिस्कस करेंगे, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है और जो भी वेटलैंड्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, इसके तहत आती हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब यहाँ पे यहाँ हम बात कर रहे हैं मानसर वेटलैंड्स की, तो देखेंगे ये जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन पीएमओ, तो जो प्रधानमंत्री कार्यालय है तो उसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंचार्ज कौन हैं, ये हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। और ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी हैं, किसके, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, और जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है उसके भी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी यही जिम्मेदार हैं। और ये कहाँ से आते हैं, ये बेसिकली जम्मू कश्मीर से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हमें इनके विषय में यहाँ नहीं देखना है, हमारा टॉपिक है मानसर वेटलैंड। तो यहाँ पे जो है जो इन्होंने क्या किया है, कॉम्प्रिहेंसिव मानेसर रिजुवनेशन एंड डेवलपमेंट प्लान जो है उसको रिव्यू किया है। तो इसके जो रिजुवनेशन मतलब इसका सौंदर्यीकरण करना है, इसका विकास, कायाकल्प, तो इसका एक प्लान बनाया है और उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये मानसर कहाँ पड़ता है, तो यहाँ देखेंगे जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है और यहाँ ये रहा आपका सूरीनार मानसर लेक, ये दिख रहा है, ये सूरीनार मानसर लेक, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर। अभी जो बंटवारा हो गया है इसका जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनमें 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बांट दिया है, तो इसमें ये हमारे जम्मू कश्मीर के तहत आता है, ठीक है। तो याद रहेगा। तो ये जो है मानसर वेटलैंड बोलते हैं, लेकिन ये जो है ये एक सूरीनार मानसर लेक है और ये जम्मू से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से ये इतनी हाइट पर है कि यहाँ से हमें मानसरोवर का जो दृश्य है बहुत ही जो सुंदर दृश्य है यहीं से दिख जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये और सांस्कृतिक महत्व की ये चीज़ है। तो बात करेंगे इस पर थोड़ा सा, मानसर वेटलैंड पे हम डिटेल में थोड़ा सा और देखेंगे। ये ये टूरिस्ट इम्पोर्टेंस है इसका, तो यहाँ टूरिज़्म डेवलप हो सकता है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है यहाँ जब टूरिज़्म डेवलप होगा, यहाँ लोग आएंगे तो विकास होगा, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में भी, यहाँ जम्मू रीजन में भी विकास होगा, ठीक है। और ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है अब यहाँ पे इट्स लेक इज़ फ्रिंज्ड बाई फॉरेस्ट कवर्ड हिल्स, जो ये लेक है इसके चारों तरफ जो है ये कुछ पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों पर बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, वन लगे हुए हैं, तो इसीलिए बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा दृश्य रहता है। तो ये जो है सूरीनार मानसर लेक जो है ये रामसर साइट है, हमने डिस्कस किया था। और रामसर साइट कौन सी होती है, जो रामसर कन्वेंशन जो है उसके तहत ये रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। और रामसर, इसे जो है सूरीनार मानसर लेक को रामसर कन्वेंशन के तहत नवंबर 2005 में इंक्लूड किया गया था, इंक्लूडेड, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रामसर साइट्स हैं, तो भारत में कितनी मानसर साइट्स हैं, भारत में कुल 37 रिकॉग्नाइज्ड रामसर साइट्स हैं, ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है ऑल इंडिया रेडियो से लिया गया है, इंडियन रेलवेज एनर्जी कंजम्पशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनर्जी कंजम्पशन, वो भी जब रेलवे की बात हो रही है। और रेलवे में तो हमारी बहुत सारी रेल हैं, ट्रेनें हैं, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक और करोड़ों यात्री जो हैं प्रतिदिन यहाँ से ट्रैवल करते हैं। तो बात ये आती है कि जो हमारा रेल मंत्रालय है, तो ये इन ट्रेनों के संचालन में बहुत सारी बिजली यहाँ पे कंज्यूम होती है। तो यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया है हमारे रेल मंत्रालय द्वारा,
और इसके जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो कौन है वर्तमान में? पीयूष गोयल, माननीय पीयूष गोयल। ठीक है, तो वर्तमान में जो रेलवे की जो एनर्जी नीड्स हैं वो कितनी बिजली की खपत करती है? वो है 21 बिलियन यूनिट्स। 21 बिलियन मतलब 21 अरब यूनिट। ठीक है, और अगले सरकार का जो लक्ष्य है उन्हें ये लगता है कि जैसे इसके ऑपरेशंस जैसे ये चल रहे हैं, वर्ष 2030 तक जो है जो बिजली की खपत होगी वो इसमें लगभग 1.5 गुनी बढ़ जाएगी वर्तमान से, और वो हो जाएगी लगभग 33 बिलियन यूनिट्स। और सरकार का लक्ष्य क्या है कि जो हमारे तापीय ऊर्जा हम बनाते हैं उससे बिजली बनाते हैं, और तो हमारे भारत में ट्रेनें 2 तरीके की चलती हैं, कुछ बिजली आधारित चलती हैं, कुछ जो है डीजल आधारित चलती हैं, डीजल इंजन आधारित। अब वो कोयले वाली जो कोयले से चलती थी वो तो बंद हो गई हैं, तो डीजल इंजन से चलती हैं। लेकिन डीजल से चलेंगी तो वो भी पॉल्यूशन करेंगी, जिन्हें हम डेमू बोलते हैं। ठीक है, कुछ ट्रेन हैं डेमू मेमू, तो ये सब हम विस्तृत किसी और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ हम नहीं करने जा रहे हैं इनको। आप चाहें तो इनको यूट्यूब या गूगल कर सकते हैं, डेमू मेमू क्या होते हैं, डेमू एंड मेमू। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे कि जो ये रेलवे है ये चाहती है कि बहुत जो बेसिकली जो हमारी क्योटो प्रोटोकॉल है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने ना पाए, तो इसके लिए सरकार के कुछ वॉलंटरी जो टारगेट्स हैं, सरकार ने कुछ इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया है, अपने सरकार ने प्रॉमिस किया है, बोला है कि हम जो है कार्बन एमिशन जो है हम कम करेंगे, अपने से कट करेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे जो लक्ष्य है सरकार का वो ये है कि हम सोलर पैनल के माध्यम से क्लीन एनर्जी जनरेट करें, और सरकार का जो लक्ष्य ये भी है कि हम टोटल जो इसका कंजम्पशन है वो जो प्रोडक्शन है बिजली का रेलवे के लिए वो सोलर आधारित कर दें। और उसका इन्होंने एक लक्ष्य रखा है, मेगा प्लान फॉर इंस्टॉलिंग सोलर प्लांट्स ऑफ 20 गीगावाट कैपेसिटी बाय यूटिलाइजिंग इट्स वैकेंट लैंड बाय 2030। तो रेलवे की जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं उनका प्रयोग करके वहाँ पर 20 गीगावाट कितना होता है, 20,000 मेगावाट। कितना होता है ये, 20,000 मेगावाट। ठीक है, और ये बहुत बिजली होती है, और इसके माध्यम से ये अपनी पूरी जो कंजम्पशन है उसको अचीव करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। ठीक है, अगला न्यूज़ आर्टिकल है ये टेक्सटाइल ग्रैंड चैलेंज 2019, ये पीआईबी से लिया है, और ये जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसकी मिनिस्टर कौन है, जुबिन ईरानी जो हैं, स्मृति जुबिन ईरानी, तो ये इसकी मिनिस्टर हैं। और इन्होंने जो है यहाँ पे एक सेरेमनी को लॉन्च किया है, अवार्ड सेरेमनी। तो टेक्सटाइल ग्रैंड चैलेंज की बात करें, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ नेशनल जूट बोर्ड। तो यहाँ नेशनल जूट बोर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ जूट से रिलेटेड है। जूट मतलब गोल्डन फाइबर, क्या इसे गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, और बहुत महंगा बिकता है, जिससे हम टाट की बोरी वगैरह बनाते हैं, अपने जो गेहूं वगैरह आता है तो वो। एंड स्टार्टअप इंडिया टीम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। ठीक है, तो ये कुछ संस्थान हैं बेसिकली यहाँ पे। अगर हम बात करें तो ये टेक्सटाइल ग्रैंड चैलेंज 2019 क्या है, यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं सरकार प्रमोट कर रही है कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो नए नए स्टार्टअप्स खोलिए। लेकिन किस लिए खोलिए, बोले कि हम आपको जो भी ऐसे लोग जो कुछ ऐसे संस्थान खोलेंगे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे जो नवाचार कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ में, वो जो है जो प्लास्टिक का प्रयोग होता है उसको कम करें, प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स को लेके आएँ। और यहाँ प्लास्टिक भी 2 तरीके की है, एक तो प्लास्टिक वो जो सिंगल यूज, जैसे आप बाज़ार से सब्जी लेके आए और टमाटर रख के लाए और टमाटर घर पे लाके हमने खोले और पॉलीथीन फाड़ के फेंक दी, दैट इज़ सिंगल यूज। और एक होती है प्लास्टिक जो मल्टी यूज, मतलब वो जैसे आप कपड़े खरीद के लाते हो तो वो जो कपड़े रख के देते हैं वो एक बढ़िया सी पॉलीथीन में रख के देते हैं, जो आपके थोड़ी सी थिकनेस में मोटी होती है, अच्छी होती है, और आप उसको फेंकते नहीं हो, कपड़े निकालने के बाद उसे रीयूज कर लेते हो, दैट इज़ मल्टी यूज प्लास्टिक बैग्स। तो सरकार का लक्ष्य क्या है, इन दोनों तरीके की प्लास्टिक, क्योंकि पॉल्यूशन तो दोनों ही फैला रही हैं, इन दोनों को फेज आउट करना। और इसके लिए फिर क्या करना है, हमें ऑल्टरनेटिव तरीके निकालने हैं। और ऑल्टरनेटिव तरीके क्या हैं, हम जो है यहाँ पे नेचुरल फाइबर का प्रयोग करें, और नेचुरल फाइबर नेचुरल है तो ये नेचुरली डीकम्पोज हो जाएगा ईजीली। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, जूट का प्रयोग कर सकते हैं, कॉटन का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारे
जो एनवायरनमेंट है उसको कम से कम लॉस पहुंचाएं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्राइजेस वगैरह इन्होंने रखे हैं। अगला जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की इसमें करंट अफेयर में। और ये समझिए यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली द हिंदू से लिया गया है और यहाँ जैसा टाइटल बोल रहा है कोविड-19 इन अंडमान। तो हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं तो वहाँ पर बेसिकली हमारे कुछ जनजातीय समूह रहते हैं और ये जो जनजातीय समूह हैं तो यहाँ कई सारे हैं, लेकिन उनमें 5 जनजातीय समूह ऐसे हैं जो कि जिन्हें हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कैटेगरी में डालते हैं, PVTG, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह। ये ऐसे जनजातीय समूह हैं जो मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं। अब तो इनमें से कुछ प्रजातियों को जो है हमने मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की है। ये ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम रह गई है। ठीक है, ये एक्सटिंक्शन के वर्ज पर हैं, ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इनका ये संरक्षित कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, ये 5 ट्राइब, तो इनको हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG बोलते हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कहने का मतलब जो अंडमान है तो यहाँ पर ग्रेट अंडमान, तो अंडमान निकोबार तो ये कई सारे आइलैंड्स का एक समूह है, तो वहाँ पे जो ग्रेट अंडमान है तो ग्रेट अंडमान में 5 ये PVTG पाई जाती हैं। और ये जो हैं अंडमान आर्कीपेलागो मतलब द्वीप समूह यहाँ पे रहती हैं और यहाँ पर कोविड जो है ये कोरोना वायरस पहुँच चुका है। और जो यहाँ पे जो ग्रेट अंडमानीज जो ट्राइब है इनके 5 सदस्यों को ये कोरोना हो गया है, जिनमें से 4 पुरुष हैं, 1 महिला है और इनको कोरोना हो चुका है। जो भी हमारे सरकारी ऑफिशियल्स हैं तो इन्होंने इन 5 लोगों को सेपरेट कर दिया है और यहाँ पे जो पोर्ट ब्लेयर में इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। अभी सभी स्वस्थ लग रहे हैं, लेकिन इन लोगों को ये यहाँ समस्या की बात क्या है कि ये जो लोग हैं इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनको सरकार क्या है मुख्य धारा से ट्रेन कर रही है, जोड़ रही है। तो इनको काम सिखाया जा रहा है, इनको सरकारी ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में रखा जा रहा है। ठीक है, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये बेसिकली ये स्ट्रेट आइलैंड यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, तो ये यहाँ पे ये स्ट्रेट आइलैंड है और यहाँ से ये क्या है ये पोर्ट ब्लेयर तक आते जाते हैं। ठीक है, काम के सिलसिले में ये आते जाते हैं। तो यहाँ ये समस्या की बात है कि ये और भी फैल सकता है। तो यहाँ ये 5 मुख्य ट्राइब्स जो हम बात करेंगे जो PVTG में PVTGS में, तो हमारी है पहली है ग्रेट अंडमानीज, दूसरी है जरावाज, तीसरा है ओंगेस, शोम्पेन एंड नॉर्थ सेंटिनलीज। यहाँ हिंदी में लिखे हुए हैं ग्रेट अंडमानी, जरवाज, ओंगेस, शोम्पेन एंड नॉर्थ सेंटिनल। और यहाँ ये ग्रेट अंडमानी जो हैं इनकी संख्या मात्र 74 बची है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन एक प्राइवेट संस्था के अगर आंकड़ों को देखें तो 2012 में ये केवल 54 बचे हैं। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं? जेरू भाषा बोलते हैं। तो ये सब संरक्षित श्रेणी में रखा गया है। वहीं और अन्य ट्राइब्स की बात करें तो द एडमिनिस्ट्रेशन है शिफ्टेड जरावाज टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ जरावा ट्राइबल रिजर्व। तो इनके लिए एक ट्राइबल रिजर्व बनाया गया है, वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दिया गया है जिससे ये कोविड के ख़तरे से बच जाएं। एंड वाज ट्राइंग टू अरेंज द कोविड-19 टेस्टिंग। यहाँ पे ओंगे जनजाति जो है इन्हीं 5 में से, तो उनकी जो है सरकार कोविड टेस्टिंग करने वाली है। लेकिन यहाँ ये 2 ट्राइब ऐसी हैं, शोम्पेन एंड नॉर्थ सेंटिनलीज, ये जो हैं ये मुख्य धारा से भी ये किसी से कम्युनिकेट नहीं करती हैं। शोम्पेन एंड नॉर्थ सेंटिनलीज ये अभी भी जैसे प्रिमिटिव तरीके से पहले रहते थे, आज भी ये मुख्य धारा से बिल्कुल कटी हुई हैं। इनका जो आज के जो हमारे जो डेवलप्ड लोग हैं इनसे इनका कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। तो यहाँ थोड़ी समस्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों यहाँ एक हम बात करेंगे कि ये जो अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार के ये बहुत ही गहन अध्ययन का एक विषय है और इस पर बहुत समय लगता है। तो इसीलिए हम जो है इस पर एक सेपरेट वीडियो हम अपने चैनल पे लेके आएंगे और ठीक है अंडमान निकोबार को पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम कवर करेंगे। ठीक है, तो
वो जो वीडियो है तो उस जब आएगा तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, इसके लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और वहाँ पे एक बेल आइकन दे रखा है, उसको भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस हमारे मिलते रहें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला जो आर्टिकल है वो है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे एक 5 जजों की बेंच ने यहाँ पे एक फ़ैसला सुनाया है और वो बेसिकली किस सिलसिले में है, वो जो हमारी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो हमारे ये रिजर्व्ड कैटेगरी की जो सूचियाँ हैं, ठीक है, रिजर्वेशन से आधारित है। तो यहाँ पर पहले हम इसकी बात करें भूमिका की, तो यहाँ पे एक चिन्नैया जजमेंट की हम बैकग्राउंड लेंगे। तो चिन्नैया जजमेंट क्या है कि एक चिन्नैया महाशय जो थे, उन्होंने जो कर्नाटक है, सॉरी आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ इनका जो है एक केस चला था और उसमें जो है वर्ष 2004 में जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पे जो ये जजमेंट आया था तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच बैठी थी, 5 जजेस, ठीक है, 5 जजेस बेंच। और यहाँ 5 जजों के नाम दे रखे हैं, एन संतोष हेगड़े, एस एन वेरीवा, बीपी सिंह, एच के सेमा एंड एस बी सिन्हा। तो इन 5 जजों की बेंच, ये बहुत बड़ी बेंच होती है और 5 जजों की बेंच बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करती हैं, ठीक है, और ऐसे विषय जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, ठीक है, संवैधानिक इश्यूज़ पर जो होते हैं, ऐसे इश्यूज़ पर ये बेंच बैठी थी। और इशू क्या था कि जो देखिए रिजर्वेशन जो है वो केंद्र सरकार भी प्रोवाइड करती है और रिजर्वेशन जो है राज्य सरकारें भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शक्तियों की बात थी और यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये रिजर्वेशन है तो वो केंद्रीय लिस्ट में जो भी ऐसी जातियां जनजातियां जिनको केंद्रीय लिस्ट में जो है हमने रिजर्व लिस्ट में डाल रखा है SC या ST कैटेगरी में, तो उसको जो है यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, सेंट्रल लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इज़ नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये जो लिस्ट है इसमें इसको नोटिफाई कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति नोटिफाई करते हैं। और इससे रिलेटेड आर्टिकल, किन आर्टिकल्स के तहत इनको अधिकार मिले हैं, शक्तियां जो मिली हुई हैं, वो हैं आर्टिकल 341 एंड 342। तो आर्टिकल जो हैं 341 और 42 जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इनके तहत हमारे राष्ट्रपति को अधिकार हैं वो सेंट्रल लिस्ट जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जो SC और ST की लिस्ट बनाई जाती है उसमें ये बदलाव कर सकें। लेकिन क्या है, यहाँ पे उनको एक बाध्यता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है खुद से कुछ नहीं करते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो हमारे केंद्र सरकार जो है उसके सलाह और परामर्श के द्वारा ही कुछ कर सकते हैं। तो बात ये आती है केंद्र सरकार इसको कहीं ऐसे ही चेंज ना कर दे, तो इसीलिए यहाँ पे एक और यहाँ प्रावधान किया गया है कि यहाँ ये केवल उन्हीं चेंजेस को कर सकते हैं जिसमें हमारे पार्लियामेंट की, संसद की परमिशन ली गई हो। तो कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्लूड और इंक्लूड कास्ट इन द लिस्ट। तो बिना पार्लियामेंट की अनुमति के, बिना वहाँ पे प्रस्ताव को पारित करवाए, यहाँ पर केंद्र सरकार या फिर केंद्र सरकार के कहने पर राष्ट्रपति जो हैं इसमें ना तो किसी नई कैटेगरी को ऐड करेंगे, किसी कास्ट को ऐड करेंगे और ना ही इसमें से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो इशू समझ गए होंगे। तो ये जो चिन्नैया केस था, इसमें बेसिकली चिन्नैया जजमेंट हैड हेल्ड दैट अलाउइंग द स्टेट्स टू यूनिलेटरली मेक अ क्लास विद इन अ क्लास ऑफ मेंबर्स ऑफ अ शेड्यूल कास्ट। अब देखिए बेसिकली ये क्लास क्यों बनाई गई हैं, क्योंकि ये पिछड़ेपन के आधार पर बनाई गई हैं। किसके लिए, किसके आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर, कि पिछले 100, 200, 500 या 1000 वर्षों में ये जो हैं ये इनको मुख्य धारा के बेनिफिट्स नहीं मिले, आर्थिक कारण रहे होंगे, सामाजिक कारण रहे होंगे, तो इस वजह से इनके पिछड़ेपन को दूर किए जाने के लिए इनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, इनको कुछ सर्टेन बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए और वो बेनिफिट्स जो हैं वो इन्हें दिए जाएं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिन लोगों को बेनिफिट मिल गए, ठीक है, किसी को नौकरी मिल गई और किसी ने IIT में एडमिशन ले लिया, किसी ने एम्स में एडमिशन ले लिया, अब वो जो है IIT में एडमिशन हो गया किसी का, इन कैटेगरी के किसी बच्चे का, अब वो वहाँ से पढ़ लिख के वहाँ ऊंचे पद पे चला जाएगा, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, या सरकारी नौकरी भी मिल गई रिजर्वेशन के माध्यम से,
तो अब वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, उन्हें रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं होती, वो जो है अपने परिवार को मेन स्ट्रीम से जोड़ सकते हैं आगे डेवलप, क्योंकि वो एक मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाती हैं। तो अब क्या है कि लेकिन वो क्या है, वो उस कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में होने की वजह से उनके बच्चे और उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो फर्दर दोबारा से, अब देखिए, वो अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं, अच्छे विद्यालय में पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक्स परचेज कर सकते हैं, और फिर भी अब वो क्या है, उन्हें ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन की, लेकिन क्या है, वो रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो बात ये आती है कि जो लोग यहाँ पे, अब देखिए किसी कुछ जगह और क्या इश्यू होता है, कुछ जगह इश्यू ये होता है कि बहुत सारी, जैसे हमने यहाँ कोई शेड्यूल कास्ट को ले लेते हैं, एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी के तहत बहुत सारी ऐसी जातियां होंगी जो इसमें डाली गई होंगी, ठीक है। लेकिन किसी जाति की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, किसी की कम है, तो किसी जाति की जनसंख्या ज़्यादा है उसके, और देखिए सभी जो जातियां हैं सबका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस समान नहीं है, ठीक है, तो उनमें भी अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पे इन जातियों को सब क्लासीफाई किया जा सकता है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट इन दैट पर्टिकुलर एससी और एसटी कैटेगरी। तो यहाँ पे चिन्नैया जजमेंट में ये बोला गया था कि अगर यहाँ पे जो एससी एसटी कैटेगरी की जो लिस्ट है उसको फर्दर अगर सब क्लासीफाई किया जाए या इसमें कोई छेड़छाड़ की जाए तो ये जो है ये प्रेसिडेंशियल लिस्ट के साथ छेड़छाड़ है और ये जो है ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो चिन्नैया जजमेंट सीधे शब्दों में यही है कि यहाँ देखो, राज्यों को एक पक्षीय रूप से अनुसूचित जाति के सदस्यों के वर्ग के भीतर एक सब ग्रुप बनाने की अनुमति देना राष्ट्रपति सूची के साथ छेड़छाड़ करने के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब राज्य जो है वो सब ग्रुप नहीं बना सकते हैं किसी को बेनिफिट देने के लिए। तो फिर अब क्या होता है, यहाँ पर ये दोबारा से 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी और जिसको जो है जिसके मुखिया कौन थे अभी, जस्टिस मिश्रा, अरुण मिश्रा, ठीक है। अरुण मिश्रा जी जो हैं 2 तारीख को ये रिटायर होने वाले हैं और इनकी जो बेंच बैठी और इसने जो है ये एक 78 पेज का जजमेंट सुनाया है और इसमें इन्होंने जो ये पिछला जो ये जजमेंट था चिन्नैया जजमेंट, इसको उलट दिया और यहाँ पे इन्होंने ये माना है कि देयर इज़ अ कास्ट स्ट्रगल। इन्होंने बोला है कि किसी भी लिस्ट में जो जातियां हैं उनके बीच में भी प्रतिस्पर्धा है विद इन द रिजर्व क्लास एज द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन आर बीइंग असर्व्ड बाय अ फ्यू। और ये कह रहे हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं वो सभी को नहीं मिल रहे हैं, वो पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कुछ ही जातियां हैं वो ले रही हैं या कुछ लोग ले रहे हैं, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट कास्ट, ऑक्यूपेशन एंड पॉवर्टी आर इंटरव्यूवन। इनका मानना ये है कि जो भी जाति है, व्यवसाय है और गरीबी है ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। द स्टेट कैन नॉट बी डेप्राइव्ड ऑफ द पावर। यहाँ इन्होंने बोला है कि देखिए सरकार जो होती है, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार, उसका काम क्या होता है, वेलफेयर, पब्लिक का वेलफेयर, जो डाउन ट्रोडन है, जो पिछड़ा वर्ग है उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ठीक है। तो ऐसे में जब उनका कार्य ही यही है तो उनको, उनकी शक्ति को हम कैसे उनको छीन सकते हैं कि वो अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी जो विद इन रिजर्व लिस्ट है और वो उसको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं तो उसको अगर सरकार चाहे एक स्पेशल कैटेगरी बनाना, उसके लिए सब कैटेगरी बनाना, जिससे वहाँ पे विद इन दैट एससी कैटेगरी वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को कुछ रिजर्वेशन वहाँ पे स्पेसिफाई कर दे, नहीं जी यहाँ ये जो है इनको रिजर्वेशन का इतना बेनिफिट मिलना चाहिए, इतना नहीं मिल पा रहा है, तो इनके लिए हमने इतनी सीटें फिक्स कर दी। तो वो जो अधिकार है वो राज्यों का अधिकार है और उसको छीना नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो जजमेंट आया है, यहाँ पे अच्छी बात ये है कि ये जो जजमेंट है ये क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट जो है, क्रीमी लेयर कहने का मतलब जिनकी आय जो है एक निश्चित सीमा से अधिक है, ये क्रीमी लेयर की जो लिमिट है आय की, पारिवारिक आय की, ये सरकार बदलती रहती है, ठीक है। और तो ये क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है कहने का मतलब जिन जैसे एससी कैटेगरी है तो एससी कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं उनमें से
अगर किसी की सरकारी नौकरी लग गई है या प्राइवेट सेक्टर में है या बिजनेसमैन है और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, वो उनकी पारिवारिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक है, तो उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। वो सेल्फ सफिशिएंट हैं अच्छे विद्यालय में पढ़ाने के लिए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए और अदर बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए, तो उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि क्रीमी लेयर में जो भी लोग आते हैं, जो रिच लोग हैं इन रिजर्व कैटेगरीज में, उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिले। तो ये जो जजमेंट है ये ऐसे लोगों ये क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को भी बढ़ावा देता है। लेकिन अब यहाँ पे एक थोड़ी सी समस्या क्या आने वाली है इस जजमेंट के बाद में, क्योंकि जो पिछली वाली जो बेंच थी चिन्नैया जजमेंट की, उसमें भी 5 लोग थे, 5 जज थे, और ये जो जस्टिस अरुण मिश्रा की ये जो बेंच है इसमें भी 5 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो बात यह है कि पिछला जजमेंट भी 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिया, ये भी 5 ने दिया। लेकिन होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है, इनको उलटने के लिए जनरली क्या होता है कि एक उससे बड़ी कोई बेंच, जैसे पिछली बेंच ने 5 सदस्यों की थी, तो अगली बेंच जो बैठेगी वो 6 या 7 सदस्यों की बैठेगी। अगर वो जो डिसीजन देगी तो वो मान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लैश जनरेट हो गया है 2004 और ये 2019 वाले ये डिसीजन अभी 20 में आया है, तो यहाँ पे एक क्लैश जनरेट हो गया है। इसको जो है ये सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच के लिए रिकमेंड कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में 6 या 7 जजों की बेंच, या फिर और हो सकता है ज़्यादा जजों की बेंच इस विषय पे बैठाई जाएगी, और तो इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए रिव्यू में हमने ये 13 टॉपिक किए: प्रधानमंत्री जनधन योजना, उड़ान, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो, विश्व उर्दू सम्मेलन, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर, डीजी एनसीसी, मानसर वेटलैंड्स, भारतीय रेलवे ऊर्जा संरक्षण, टेक्सटाइल ग्रैंड चैलेंज, ग्रेट अंडमानी जनजातीज, एंड यहाँ पे हमने नई कैटेगरी पढ़ी, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और यहाँ पे हमने जो सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट आया, ये सब टॉपिक्स हमने यहाँ पे किए। और दोस्तों यहाँ पे एक हम आपको विशेष सूचना देना चाहते हैं कि हम अपने चैनल कंपटीशन टाइम्स पे क्योंकि अभी अक्टूबर में जो हमारे 2020 के जो यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हैं आईएएस के लिए, तो वो हमारे रीशेड्यूल हुए थे, 4 अक्टूबर को होना निर्धारित हुआ है। तो हम यहाँ पे एक जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आईएएस के, तो उनको हमने जो है वो सब्जेक्ट वाइज ब्रेक किया है, और सब्जेक्ट वाइज में भी फर्दर टॉपिक वाइज हमने ब्रेक किया है। और उसके बाद हम जो है इनका विश्लेषण जो है ये कुछ यूट्यूब वीडियोज़ में करने वाले हैं। यहाँ पिछले 25 वर्षों के पिछले 25 वर्षों के जितने भी हमारे आईएएस के पेपर्स हैं प्रीलिम्स के, ठीक है, अभी हम जीएस को कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम सीसेट की भी एक सीरीज़ लेके आएंगे। और ये यहाँ देखिए हम जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग कर रहे हैं इसको। ठीक है, हिंदी मीडियम के जो पेपर्स हैं उनको अलग अभी बना रहे हैं, इंग्लिश के लिए अलग, तो जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, और अभी जो है इंग्लिश के तो हमने इंग्लिश मीडियम में 2 वीडियोस डाल दिए हैं, और हिंदी मीडियम के आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और तो आप जो है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा टारगेट है जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उससे जस्ट पहले इनको हम समाप्त करने वाले हैं पिछले 25 वर्षों के क्वेश्चंस को। अब आप पूछेंगे कि ये पिछले 25 वर्ष के क्वेश्चनों को हम क्यों करें, तो इनको करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, इनको करने की आवश्यकता क्या है। ठीक है, हम तो कहीं पढ़ रहे हैं, हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हैं। दोस्तों मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, यहाँ ये ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो पीछे 25 वर्षों में पूछे गए हैं। इनसे आपको एक इंसाइट डेवलप होती है, ये पता चलता है कि यूपीएससी किस लेवल पर क्वेश्चन पूछ रही है। यहाँ से आपको ये विश्लेषण पता चल जाता है कि यूपीएससी किन किन टॉपिक्स यूपीएससी के लिए कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं बहुत महत्व वाले हैं, जिनमें से ये यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ में से नहीं। तो आपको ये पता चल जाता है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इसमें किस विषय पर और किस दिशा में हमें जाना है,
किस तरीके से तैयारी करनी है। तो दोस्तों आप जल्दी से हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे सब्सक्राइब करने का बटन है, और हमारे चैनल को हमारा ये जो ये वीडियो है इसको लाइक कीजिए और इसे जल्दी से अपने फ्रेंड्स को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बने रहिए हमारे चैनल पे। नमस्कार।